Assalamualaikum students, Noman Siddiqui here. So as I told you yesterday in the last tutorial, today I will explain you paper 1 to October November series year 2021. So all of us know that it is paper 1 multiple choice question, 1 hour, time is 1 hour and total questions are 40. So this means for one question you have ample time of 90 seconds, 1.5 minute और 90 सेकेंड. ठीक है भाई, कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल एक एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करें, उसको करने का सही तरीका आपको बताएं. आई विल एक्सप्लेन यू द वेरी करेक्ट मेथड टू सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ पेपर इन अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ गिवन टाइम ऑफ पीरियड इन अ वेरी इजीएस्ट वे. ऑल राइट गाइज, सो लेट्स स्टार्ट. बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नो दैट. तो डायरेक्टली गो टू द पेपर. क्वेश्चन नंबर 1 अगेन. अच्छा, एक आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट दिस पेपर. इट इज़ क्वाइट ट्रिकी, क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक सॉल्ट एनालिसिस, and you know that it is the topic of salt analysis is depending on your understanding and memorizing work. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी और जितना आपने याद किया होगा उतने बेहतर तरीके से आप इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और जो आपने एक्सपेरिमेंट वर्क किया है. तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो लुक एट द क्वेश्चन. इट इज ऑल अबाउट टाइट्रेशन. 25 cm³ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैविंग फार्मूला. क्या फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? NaOH into a conical flask. A few drops indicators are added. Dilute HCl is then added to the flask. Dilute HCl ऊपर से इसमें मिक्स करेंगे तो ये कहाँ से मिक्स होगा? फ्रॉम ब्यूरेट. और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी उसने बता दिया किधर मौजूद है, कोनिकल फ्लास्क में. तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज देन एडेड टू द फ्लास्क अंटिल द एंड पॉइंट इज रीच्ड. तो इज आस्किंग अबाउट which pieces of apparatus are used to measure volume in this experiment. तो देखो, ब्यूरेट और बीकर. अब 25 cm³ जो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मेजर करोगे वो कभी भी बीकर में मेजर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 1 वैसे ही गलत हो गया. ठीक है. एसिड ठीक है, ब्यूरेट से आएगा, एसिड ब्यूरेट से आएगा, लेकिन यहाँ पर बीकर इज द रॉन्ग ऑप्शन. तो एसिड क्योंकि आप ड्रॉप बाय ड्रॉप यूज करोगे तो सी और डी वैसे ही रॉन्ग ऑप्शन हो गया, क्योंकि पिपेट यूज नहीं होता. वी कैन नॉट यूज पिपेट. तो द मोस्ट प्रॉपर एंड सुटेबल आंसर इज बी, बिकॉज यू विल ऐड एसिड फ्रॉम ब्यूरेट और एंड 25 cm³ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी मेजर्ड बाय पिपेट. अगेन वेरी सिंपल एंड easy answer, easy question. Next, move to the question number 2. Again very good question, मजे का question और depending or based upon experimental chemistry. तो question is this: a student follows the rate of the reaction between marble chips, formula given calcium carbonate and dilute acid. Equation is also given. You know that whenever carbonate react with acid producing salt, carbon dioxide and water, equation is balanced. Which diagram shows apparatus that with a stopwatch is suitable for this experiment? स्टॉप वॉच लगानी है भाई. देखो पिक्चर नंबर 1 देखो, राउंड बॉटम फ्लास्क, HCl ऐड किया, मार्बल चिप्स, गैस प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड और मेजरिंग सिलेंडर. अब ऑल ऑफ अस नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, तो ये तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगी. हम इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते विद द पीस ऑफ apparatus मेंशन इन फिगर 1. स्टॉप वॉच लगेगी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पिक्चर 2 आई एम टॉकिंग अबाउट, डायग्राम 2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मार्बल चिप, लूज प्लग और बैलेंस. और पिक्चर डायग्राम नंबर 3 भी देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्यूरेट. तो ये तो इसमें जो सबसे सूटेबल आंसर हो रहा है वो 1 एंड बी, 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 2 ओनली. यहां पर स्टॉप वॉच लगेगी और ऑप्शन 1 में भी स्टॉप वॉच लगेगी. यस,
क्योंकि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो इस इधर आएगी और यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी। बबल जब तक आते रहेंगे इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग ऑन। तो आपका जो सही आंसर बन रहा है वो बन रहा है डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ जनाब? बी। 1 और 2 दोनों में स्टॉप वॉच लगेगी। ठीक है भाई, कोई इसमें ऐसी परेशानी की बात नहीं है। मुझसे थोड़ा सा वो मैं मिस रीड कर गया था डायग्राम नंबर 1 को, वो फ़ौरन मैंने आपको बता दिया करेक्ट करके कि यहाँ पर भी स्टॉप वॉच लगेगी और 2 पर भी लगेगी। ठीक है भाई। विच डायग्राम शोज apparatus दैट विद अ स्टॉप वॉच इज सुटेबल फॉर दिस? 1 और 2 थर्ड के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? HCl आप ब्यूरेट से ऐड कर रहे हो और एक कंटेनर बिल्कुल ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्योर ऑक्सीजन इज नीडेड बाय मैनी इंडस्ट्रीज। हाउ इज प्योर ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर सच यूजेस? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करोगे हीट पर तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये क्वेश्चन भी देख लो। H2O2 डिकम्पोजिशन करोगे वाटर मिलेगी और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन हम इस टेक्निक को प्योर ऑक्सीजन हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज नीडेड विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव और इट इज़ वेरी वेरी टाइम टेकिंग। स्लो प्रोसेस है, बहुत ही वेरी स्लो प्रोसेस, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। फिर है जनाब बाय फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड एयर। लिक्विड एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, तो लिक्विड एयर को फिल्टर करने से तो इक्वेशन आपको ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। लिक्विड एयर मिक्सचर होता है, लिक्विड एयर इज अ मिक्सचर। तो करेंगे क्या? एयर को लिक्विफाई करेंगे और फिर हम जाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको पता है काम करती है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर। तो ऑक्सीजन का जैसी बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो वहाँ से बाहर आ जाएगी। तो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉर मेकिंग प्योर ऑक्सीजन और एक्सट्रैक्टिंग प्योर ऑक्सीजन फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। ठीक है भाई। 4 पर आ जाते हैं, भागते दौड़ते फौरन। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कंपाउंड एक्स हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 120। ये इम्प्योर का मेल्टिंग पॉइंट है, इसका इम्प्योर का। एक्स को प्यूरिफाई किया एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज मेजर अगेन। देखो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट किसकी प्रॉपर्टी होती है? सॉलिड स्टेट्स की। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि व्हेन प्योर सॉलिड में अगर आप इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। और ये एक बात बता दूं चलते चलते, प्योर लिक्विड्स में इम्प्योरिटीज ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे या डिक्रीज? अच्छा, अब ये है इम्प्योर सॉलिड। ये क्या है? इम्प्योर सैंपल ऑफ सॉलिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 120। जब आप इसको प्योर करोगे तो ऑफकोर्स मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अब आप इसको कैसे करोगे? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा 120 से, यहाँ पर कम हो रहा है, रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ पर कम हो रहा है, 2 जगह पर बढ़ रहा है, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है लिक्विड्स के लिए। किसके लिए? ओनली फॉर लिक्विड। तो करेक्ट आंसर क्या बना आपके पास? सी, कि इस इम्प्योर सॉलिड को क्रिस्टलाइज करेंगे, प्योर सॉलिड निकालेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, बिकॉज डिस्टिलेशन इज यूज फॉर लिक्विड्स नॉट वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर केस। द करेक्ट आंसर इज सी, crystallization and melting point is going to be increased 125. Now question number 5. When aqueous sodium hydroxide, again the question related with salt analysis. When aqueous sodium hydroxide added to aqueous compound X, a red brown precipitate किसकी होती है? फेरिक +3 आयंस की।
is formed when dilute nitric acid followed by aqueous barium nitrate is added to aqueous compound as white precipitate formed. बेरियम नाइट्रेट के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट किसकी बनती है? रट्टा लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, फेरिक सल्फेट की। तो आयरन 3 की वजह से द करेक्ट आंसर इज डी। द करेक्ट आंसर इज डी। ये याद करने वाली बात है। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसके नोट्स सॉल्ट एनालिसिस के। वेट करो, 1 मिनट वेट, ठीक है भाई। अगेन, बल्कि मैं आपको अभी दिखाई देता हूं, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। सॉल्ट एनालिसिस के नोट्स, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अभी आपको दिखा देते हैं सॉल्ट एनालिसिस। हमारे अपने बनाए हुए नोट्स हैं। ये देखो बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस अमोनिया के गैसेस के रिजल्ट है। ये देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग, क्लोरीन की टेस्टिंग, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग, ऑक्सीजन गैस की टेस्टिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ टेस्ट फॉर एनाइंस। अभी आपने किसको किया था? सल्फेट को। ये देखो, एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड डेस एक्वस बेरियम नाइट्रेट व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे? सल्फेट आयन इन सॉल्यूशन। किसके? सल्फेट आयन इन सॉल्यूशन। फिर कलर ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड के कलर्स भी दिए हुए हैं। टेस्टिंग फॉर कैटाइंस, आपको कैसे पता लगा था? फेरिक 3 आयन, ये पूरी इसकी टेस्टिंग लिखी हुई है, याद कर लें आप। और ये देखें, फेरिक प्लस 3 आयन की टेस्टिंग। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, क्वेश्चन में भी रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट of iron 3 hydroxide precipitate insoluble, red brown precipitate iron 3 precipitate insoluble। तो देख लो, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज था। दिस वन, when aqueous sodium hydroxide is added to aqueous compound X, a red brown precipitate is formed. When dilute nitric acid followed by aqueous barium nitrate is added to aqueous compound X, a white precipitate is formed. The most suitable and correct answer is iron 3 सल्फेट। और ये मैंने आपको दिखा दिए हैं नोट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद कर लें। जितनी जल्दी याद कर लेंगे जिंदगी उतनी जल्दी आसान, ठीक है बेटा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, व्हाट्सएप नंबर मैं आप सबको दे चुका हूं। नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 6, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड इज टेस्टेड बाय एडिंग रिएजेंट। अगेन सॉल्ट एनालिसिस, विच ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ए एसिडिफाइड एक्वस बेरियम नाइट्रेट रिएजेंट एडिड फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये तो होता ही नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग अल्कली से रिएक्ट करना पड़ता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, एड अमोनिया एक्वस अमोनिया फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ द रिएजेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन गलत आ रही है, फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब हम देखेंगे किसकी बात कर रहा है? जिंक क्लोराइड इज टेस्टेड, यानी कि जिंक आयन। तो जिंक आयन की टेस्टिंग देखो, जिंक आयन की टेस्टिंग देखो। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड क्या ऐड किया हमने? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ड्रॉप्स। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट डिसॉल्व, और अमोनिया के साथ भी प्रेसिपिटेट डिसॉल्व। तो इन बोथ केसेस फॉर्म द व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस मीन डिसॉल्व। तो करेक्ट आंसर इज बी, और किसी के साथ नहीं जाएंगे। व्हाई नॉट सी? बिकॉज फॉर्म द इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल इज द रॉन्ग आंसर। पाउडर्ड कॉपर से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने चवल मारी है, ठीक है भाई। तो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 6 बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देखो भाई, बड़ा मजे का और बड़ा हटके क्वेश्चन था, टेक्निकली क्वेश्चन था। काफी बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया था उस साल। अ सैंपल ऑफ गैस इज रिलीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द लैब। आपने एक गैस को रिलीज किया एक किसी भी लैब में किसी भी जगह पर। अ डिटेक्टिंग डिवाइस इज प्लेस 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट, और 10 मीटर दूर वो डिटेक्टिंग डिवाइस लगा दी आपने, प्लेस कर दी जहां से गैस रिलीज हुई है। तो डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर का वो डिवाइस, और जहां से गैस रिलीज की आपने, द टोटल डिस्टेंस इज 10 मीटर। दिस डिवाइस डिटेक्ट्स एंड रिकॉर्ड द टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इज 10 मॉलिक्यूल्स इन एवरी मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, यानी कि 10 पर मिलियन मॉलिक्यूल पर उसने इसको रिकॉर्ड किया।
The experiment carried out with two gases at different temperature, in which experiment the greatest time record. Greatest का time, greatest का मतलब क्या होगा? गैस slowest rate of diffusion. तो आपको पता है ना डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो दो गैसेस हैं, तो भाई SF6 का मॉलिक्यूलर मास हायर है देन कार्बन डाइऑक्साइड के मास से. इसका मास कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, और सल्फर का तो बहुत ज़्यादा है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड. इट इज़ सल्फर हेक्सा फ्लोराइड. तो 32 सल्फर का और 19 हेक्सा, तो बहुत ज़्यादा है. तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. मोर टेम्परेचर मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन, यू नो दैट. मोर टेम्परेचर more fast rate of diffusion. ठीक है, ऑल राइट. तो टेम्परेचर कम, अब तो कार्बन डाइऑक्साइड की तो चॉइस ही खत्म हो गई, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट टाइम रिकॉर्ड करना है. ग्रेटेस्ट टाइम मींस स्लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन. अब आपके पास ऑप्शन बच रहा है ए एंड बी. तो ऑफ कोर्स आप लोअर टेम्परेचर के साथ जाओगे. किसके साथ? लोअर टेम्परेचर के साथ. तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? ए. लोअर टेम्परेचर मींस लो काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो डिफ्यूजन बहुत फास्ट होएगी. तो करेक्ट आंसर इज सी. आपको स्लोएस्ट टाइम, ग्रेटेस्ट टाइम रिकॉर्ड करना है विथ स्लोएस्ट स्पीड, तो करेक्ट आंसर बनेगा ए. अब ये क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही हलवा, बहुत ही आसान. सोडियम आयन, आयन की बात कर रहा है. प्रोटॉन नंबर 11, न्यूक्लियन नंबर 23, प्रोटॉन 11. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10. तो न्यूट्रॉन किसके हैं इसमें पास? तो 23 में से 11 माइनस कर दो, W की वैल्यू आ गई 12. फ्लोराइड आयन 9 प्रोटॉन, न्यूक्लियन नंबर 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10. आयन की बात कर रहा है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो X की वैल्यू हो गई 10. मैग्नीशियम आयन की बात कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो प्रोटॉन नंबर तो इसका वही रहेगा 12. तो W की वैल्यू 12. तो आपके पास ए और बी वैसे ही ऑप्शन खत्म हो गया, सी और डी बच रहे हैं. X की वैल्यू 10, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. और Y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 12. तो ये आंसर आपका गलत हो गया. करेक्ट आंसर बन गया इसका सी. क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स एंड माय स्टूडेंट्स. वो गर्ल्स बॉयज कहने की आदत पड़ गई है, अभी तो गर्ल्स बॉयज बैठे ही नहीं है सामने, मैं अकेला कमरे में बैठा हूँ. अब देखो भाई, अ कोवेलेंट कंपाउंड P हैज द एम्पिरिकल फार्मूला CH2O. इसका स्ट्रक्चर बनाओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन. तो कार्बन कम से कम 2 तो हो, तो 2 कार्बन तो यहाँ पर है B के पास और C के पास. तो D की चॉइस तो A और D की चॉइस तो वैसे ही खत्म हो गई. अब तुम्हारे पास चॉइस बच रही है B और C. तो हाइड्रोजन भी डबल हो, 1 2 3 4, ऑक्सीजन भी डबल हो 2, तो C तो वैसे ही खत्म हो गया. अब देखो यहाँ पर C2H4 कहते हैं 1 2 3 4 और 2 ऑक्सीजन. तो करेक्ट आंसर इज बी. बहुत ही आसान था, C2H4O2. कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है. भागते दौड़ते क्वेश्चन नंबर 10 पर. विच स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग ऑफ मेटल इज करेक्ट? मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इन द मेटल मूव रेंडमली थ्रू आउट द लेटिस. अब मेटल आयन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव आयंस. आयंस नहीं होते, ऑप्शन गलत. मेटल्स आर मेलिएबल बिकॉज द आयंस प्रेजेंट आर मोबाइल. आयंस नहीं होते. द आयंस इन अ मेटल मूव व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड. करेक्ट आंसर बच रहा है इसका बी. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ मेटल मूव थ्रू आउट द लेटाइस. द करेक्ट आंसर इज बी. कोई अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है. अब ये बड़े मजे का क्वेश्चन है. 11 द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. एक क्लोरीन का मास कितना है? द मास ऑफ 1 क्लोरीन इज 35.5. वी नो दैट क्लोरीन एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल. द मास इज 71 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल. सो इट इज आस्किंग अबाउट 2 मोल. तो मास डबल कर दो, 71 मल्टीप्लाई बाई 2. द करेक्ट आंसर इज 142. कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है. 2 सेकंड, 3 सेकंड. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. क्वेश्चन नंबर 12. Which when gases react, the volume of gaseous reactant may be different from the volume of gaseous product. समझो बात को.
जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो दोनों तरफ वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। फॉर विच रिएक्शन इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस लार्जेस्ट? क्वेश्चन नंबर 12, फॉर विच रिएक्शन इज द परसेंटेज चेंज? देखो यहां पर रिएक्टेंट ए में 3 मोल्स हैं और यहां पर 2 मोल्स हैं, तो परसेंटेज क्या बनेगी? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आएगा आंसर? 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां परसेंटेज आ रही है 66%। ठीक हो गया। यहां पर कितने मोल हैं? 1 और 2 3, 1 और 2 3, कोई चेंज नहीं आ रही। यहां पर कितने मोल हैं? 4/2 मोल्स, 4/2 मल्टीप्लाई बाय 100, 200%। और यहां पर 7 और 2 9 मोल्स हैं, 2 मोल और 9 मोल, और यहाँ कितने? 10 मोल, तो 9/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 90%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रही है? सी में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है? 200%। सी इज द करेक्ट आंसर। वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर सी। परसेंटेज कैसे निकाली? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, 2/3 66.6%। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 2 और 1 3 मोल, और 1 और 2 3 मोल, दोनों तरफ 3 मोल हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पर 9/10, 9, द करेक्ट आंसर इज 200। आसान सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 13, sodium carbonate react with dilute acid. Equation is giving 1 mole of sodium carbonate reacting with 2 moles of HCl producing 2 mole of sodium chloride, 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide. Again stoichiometry. A sample containing 0.08 mole of sodium carbonate के मोल given है, 0.1 mole of hydrochloric acid के भी मोल given है। Which volume of carbon dioxide is produced measured at room temperature and pressure? अब ये बड़ा खतरनाक सवाल है, डेंजरस क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे भाई? इसमें आपको मालूम करना पड़ेगा लिमिटिंग फैक्टर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखो 1 मोल पर कितने मोल है? HCl के 2 मोल, तो 0.08 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 2 मोल, 0.16 मोल। इसके कितने होने चाहिए? 0.16 मोल होने चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने? 0.1 मोल। तो एसिड के मोल कम है। अब जितने एसिड के मोल हैं उसके हाफ मोल होने चाहिए, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 0.05 मोल। तो ये मौजूद है 0.05 मोल, तो 0.08 में से 0.05 मोल रिएक्ट करेंगे। HCl क्या हो गया? लिमिटिंग फैक्टर, HCl पूरा खत्म हो जाएगा। अब सारी कैलकुलेशन करोगे तुम HCl के साथ, सारी कैलकुलेशन किसके साथ करोगे? HCl के साथ। HCl इज द लिमिटिंग फैक्टर। अभी मैं देखो अब क्या करना है, 0.1 मोल ऑफ HCl था और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, तो 2 पर 1 का रेशो, तो 0.1 को 2 से डिवाइड करो, 0.1 डिवाइडेड बाय 2, 0.05 मोल आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के, मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो, 1.2 dm³। बी आंसर है 13 का। द करेक्ट आंसर ऑफ 13 इज बी। यस, 13 का बी। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया क्या हुआ, ये एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से, अच्छे तरीके से समझेंगे। वाई बी आंसर। देखो यहाँ पर कितने मोल हैं सोडियम कार्बोनेट के? 1 मोल। और यहाँ पर HCl के कितने? हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl? 2 मोल, यानी कि 1 पर 2 मोल। तो द एक्चुअल मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 0.08। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ मोल HCl मल्टीप्लाई बाय 2, तो मोल ऑफ HCl कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए, शुड बी 1.6 मोल HCl शुड बी, बट इन एक्चुअली वी हैव ओनली 0. एक्चुअल कितने मोल है? 0.1 मोल एक्चुअल। तो रिक्वायरमेंट इज नॉट गोइंग टू बी फुलफिल। वी need 0.16 mole, but these number of moles are less. On the other hand, 2 mole of HCl needs 1 mole.
तो एक्चुअल मोल्स आर 0.1। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर 0.2, आंसर 0.2। तो 0.08 में से आपको कितने चाहिए? 0.2 मोल ओनली। तो ये लिमिटिंग फैक्टर है। अब सारी कैलकुलेशन किससे करेंगे हम? HCl से। इक्वेशन में HCl के कितने मोल हैं? 0.1, और इसके हाफ हो रहे हैं, तो 0.1 का हाफ 0.1 डिवाइडेड बाय 5, 0.02 मोल। इसके कितने मोल प्रोड्यूस हुए कार्बन डाइऑक्साइड के? 0.02 मोल। एक मोल का कितना होता है? 24 dm³। टोटल मोल आपके पास कितने? 0.2। मल्टीप्लाई कर दो 24 से। हैं, क्या घपला कर दिया? कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया, कोई बात नहीं, अभी समझा देता हूँ दोबारा। करेक्ट आंसर तो बी ही है, डोंट वरी, दोबारा समझाते हैं। 0.08 मोल सोडियम कार्बोनेट के हैं और 0.1 मोल हैं इसके। तो देखो, अगर इसके 0.8 मोल हो तो हमें इसके कितने चाहिए? डबल। 0.08 का डबल कितना हो गया? 0.08 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.16 मोल होने चाहिए इसके। इसके कितने होने चाहिए? 0.16, लेकिन एक्चुअली हैं कितने? 0.1। अब अगर इसके 2 मोल दें तो हमारे इसके पास इतने होने चाहिए। अब इसके एक्चुअल मोल कितने? 0.1, तो इसका हाफ कर दो, 0.1 डिवाइडेड बाय 2, 0.05 मोल। अब टोटल मोल कितने थे? 0.08 माइनस 0.05, 0.03 एक्सिस में। तो ये रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे, ये बच जाएगा। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या हुआ? HCl इज लिमिटिंग फैक्टर। सारी कैलकुलेशन आप करोगे HCl से। सारी कैलकुलेशन किससे करोगे? HCl से। अब HCl के टोटल मोल कितने थे? 0.1। कितने थे? 0.1 मोल, और इसका हाफ 2:1 का रेशो है। तो 0.100 डिवाइडेड बाय 2, 0.05 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने आ गए? अब 0.05 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मोल में कितने? 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स 24 dm³। तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 24, 1.2 dm³ इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, लेकिन आई एम वेरी होपफुल दैट आप सबको समझ आ गया होगा। इसमें जब तक लिमिटिंग फैक्टर नहीं निकालोगे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, समझो बात को। और लिमिटिंग फैक्टर इज HCl नॉट सोडियम कार्बोनेट। ओहो, क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन इज करेक्ट? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, यार थोड़ा पानी पिलाना। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एट द कैथोड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बी और सी और डी भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एट द कैथोड। ऑक्सीजन कभी भी कैथोड पर प्रोड्यूस नहीं होती। व्हेन एक्वस कॉपर टू सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज द रिएक्शन टेकिंग एट द कैथोड। कैथोड के ऊपर जब ये +2 के साथ जाएगा तो ये इक्वेशन क्यों गलत है? सी बताओ, इक्वेशन सी क्यों गलत है? कॉपर तो कैथोड पर जाएगा, लेकिन चार्ज देखो कॉपर का +2 का होगा, इक्वेशन गलत है। दैट इज वाई ये सी गलत हो गया। इसको इस तरह सही होगी है, कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर हो गया रिड्यूस्ड, रिडक्शन एट कैथोड। याद करो। डी को भी चेक कर लेते हैं, बी भी गलत। व्हेन एक्वस कॉपर टू सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर द मास ऑफ द एनोड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन एट द बिगिनिंग। भाई एनोड का मास डिक्रीज होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम, सबसे सही आंसर यही है, एनोड का मास डिक्रीज होता है। रॉन्ग ऑप्शन 15। ये पेपर थका रहा है मुझे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द apparatus shown is set up to plate a steel key with copper, एक्वस कॉपर टू सल्फेट स्टील की क्या गलत है?
ये माइनस का साइन क्या बता रहा है? इट इज कैथोड एंड दिस की इज वर्क्स लाइक एनोड। तो भाई ये कंडीशन ही गलत है, जिसकी प्लेटिंग करनी होती है उसको कैथोड पर लगाते हैं। तो रिवर्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, सिंपल इज दैट। कोई इसमें बहस की बात ही नहीं है, ये सारे बेकार की बातें, चवले मारी है। इंक्रीज द वोल्टेज, भाई आप रिवर्स करें, कॉपर जिसकी प्लेटिंग करनी है उसको कैथोड बनाएं कॉपर से, और ये कॉपर इम्प्योर होना चाहिए। कॉपर क्या होना चाहिए? इम्प्योर, तो ताकि प्योर कॉपर निकलेगा और सर्किट कंप्लीट करके उसको कॉपर प्लेटिंग कर देगा। ये भाई अंडरस्टैंडिंग की बात है, अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। द इक्वेशन शोज द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन। किसी को थोड़ी सी अच्छी बायो आती हो, बायोकेमिस्ट्री, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर रेस्पायरेशन एंड वी नो दैट रेस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक। और ये रेस्पायरेशन के लिए डार्क की, लाइट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एंडोथर्मिक नहीं है, क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है। इट अकर्स इन प्लांट। ओ भाई एनिमल भी सांस लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। ये अंधेरे, रात, दिन, सूरज, चांद, सितारे सब जगह होता है, कोई सी घबराने की बात नहीं है। 17 थर्मोकेमिस्ट्री, दैट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज शोन। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन देखो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर आ रहे हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सोचो। 18 द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इसलिए है कि प्रोडक्ट ऊपर है और रिएक्टेंट नीचे है। 17 एक्सोथर्मिक तो नहीं है भाई, ये तो प्रोडक्ट ऊपर, तो ये एंडोथर्मिक है, तो ये तो गलत हो गया। X रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, Y रिप्रेजेंट डेल्टा H। Y कभी भी डेल्टा, टोटल डेल्टा H को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फिर Z रिप्रेजेंट द एनर्जी गिवन आउट एज द रिएक्शन प्रोसीड। गिवन आउट क्यों होगा? ये एक्सोथर्मिक चेंज ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या बचा? सही ऑप्शन आपके पास बचा बी। X रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। और यू नो दैट व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, लोएस्ट और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to start a reaction। तो ये जो है आपके पास x क्या दिखा रही है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है भाई, 17 आसान, कोई बहस की बात ही नहीं है, कोई लंबी चौड़ी। अंडरस्टैंडिंग, ओनली अंडरस्टैंडिंग, माय फेवरेट क्वेश्चन। दिस द इक्वेशन शोज द रिएक्शन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया विच चेंज विल डिक्रीज द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। क्या करें भाई कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए? जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ऊपर लिखा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। क्या करेंगे? कैटेलिस्ट डाल दो भाई। क्या ऐड कर दो? कैटेलिस्ट। क्योंकि डिक्रीज इन टेम्परेचर से तो रिएक्शन वैसे ही स्लो हो जाना है। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन से आपका ये मूव कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पर। एक्टिवेशन एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज इन प्रेशर से एक्टिवेशन एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा कैटलिस्ट। स्पीड ऑफ द रिएक्शन, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट आर कॉल्ड प्रोमोटर, नेगेटिव कैटलिस्ट आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। 18 हो गए भाई, थक रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी। 19 फिर भाई मजे का क्वेश्चन है। द apparatus shows a method of following the rate of reaction between magnesium carbonate and dilute acid। जब भी कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करने के लिए गैस सिरिंज लगी है। द ग्राफ शोज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड अगेंस्ट टाइम। ये दिखा दिया भाई, 6 मिनट के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। दी 3 स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द एक्सपेरिमेंट। द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट डिक्रीज एज टाइम इंक्रीज। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस विच गोज इन द गैस सिरिंज। ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, टाइम इंक्रीज। यस, जब भी टाइम बढ़ना शुरू होता है, टाइम जा रहा होता है, तो रेट कम हो रहा होता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और वो कम होना शुरू हो जाते हैं रिएक्टेंट, तो उसका रेट कम होता है। क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमें पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझो बात को। द रिएक्शन इज फिनिश्ड आफ्टर 4 टाइम। 4 मिनट्स के ऊपर देख लो भाई, ये स्टेट ग्राफ आ गया है। बिल्कुल ग्राफ आपका
तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट 19 का ए बिल्कुल ठीक है। क्लियर, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। 4 के ऊपर लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट हो गई है जी, 4 पर जाकर हुई है। द रिएक्शन हैज फिनिश आफ्टर 4 मिनट। एक्वस ब्रोमीन इज एडेड टू एक्वस सोडियम क्लोराइड बाई, रिएक्टिविटी सीरीज देखो हेलोजेंस की, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटाइन। तो फ्लोरीन तो क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकती। सिमिलरली क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन टेक प्लेस, कुछ भी नहीं होगा। ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड, रिएक्शन ही नहीं होगा। ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड, ओ भाई ये नहीं कर सकते, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, रिडक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, रेडॉक्स हो जाएगी आई मीन। लेकिन लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, नो ऑक्सीडेशन, नो रिडक्शन, नो रेडॉक्स। तो 20 का आंसर क्या बताया मैंने आपको, सी। 21 पर आ जाएं। Which statement is correct for all reversible reactions that have reached dynamic equilibrium? Introduction of catalyst change the position. Catalyst का position से कोई लेना देना, no relationship of catalyst with the position of the equilibrium. The number of moles of products equal the number of moles of reactant, not necessary factor. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस और सम मोल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल ऑन बोथ साइड व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। द करेक्ट आंसर इज सी, अंडरस्टैंडिंग। व्हेन द रिएक्शन रीचेस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द रिएक्शन स्टॉप। बिल्कुल थर्ड क्लास थ्योरी। करेक्ट आंसर इज सी। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट एसिड एंड बेसिस इज करेक्ट? Question number 22. Which statement about acid and basis is correct? A 0.1 mole dm per dm cube solution of ethanoic acid has a higher pH than 0.1 mole per dm cube solution of hydrochloric acid. pH हायर का मतलब क्या है? देखो pH स्केल होता है आपके पास 0 to 14, तो 0 to 6 तक एसिड्स हैं, 8 to 14 बेसिस हैं, और 7 आपका न्यूट्रल है। 7 आपका, तो जितनी पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच होगी 0, 1, 2 और ज़्यादा जान मान लो 3। उसके बाद 4, 5, 6 वीक एसिड हैं। तो देखो यार दोनों की, ये इथेनोइक एसिड तो ऑर्गेनिक एसिड है, आपको पता है, वैसे वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड की पीएच हायर होगी, वीक एसिड की पीएच बहुत हायर होगी, तो यही लिखा हुआ है। अब 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक था, हायर पीएच, यही आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑल बेसिस डिजोल्व इन वाटर, ऑल बेसिस डिजोल्व नहीं होती भाई, सिर्फ कुछ बेसिस डिजोल्व होती हैं और अल्कली बनाती हैं, तो ये ऑप्शन वैसे गलत। बेसिस रिएक्ट विद नाइट्रेट, नाइट्रेट से बेस रिएक्ट करके कभी भी अमोनिया नहीं बनाएगी, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगी। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर ऑलवेज एसिडिक इन कैरेक्टर, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं इन कैरेक्टर, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, एक्सप्लेनेशन दे दी। विच कंपाउंड कैन बी फॉर्म बाय प्रेसिपिटेशन? कॉमन सेंस की बात है, सोडियम क्लोराइड सोलुबल, पोटेशियम सल्फेट सोलुबल, कैल्शियम नाइट्रेट सोलुबल, लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट बनाएगा। 23D। कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात है, मेमोराइजिंग लैब में करके देखा होगा आप लोगों ने, आपके टीचर ने दिखाया होगा। विच मेथड्स कुड बी यूज टू मेक अ प्योर सैंपल ऑफ कॉपर 2 सल्फेट? फार्मूला इज CuSO4। कैसे बनाओगे कॉपर सल्फेट? याद करो, लैब में बनाया होगा। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि कॉपर सल्फेट बनाना है, मेटल कार्बोनेट ले लो, कौन सा ले लो? हाइड्रोजन से नीचे वाला ले लो, कोई भी मेटल कार्बोनेट। जब आप उसको रिएक्ट कराओगे हाइड्रोजन से, कॉपर कार्बोनेट ले लो, Cu, कॉपर कार्बोनेट क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये तरीका बड़ा सूटेबल है।
और दूसरा एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, तो एसिड तो आप सल्फ्यूरिक एसिड ही लोगे और मेटल ऑक्साइड ले लोगे कॉपर ऑक्साइड, क्या बनेगा कॉपर 2 सल्फेट प्लस वाटर, तो 1 and 2। और कोई नहीं बैठ रहा, एसिड प्लस मेटल कैसे करेंगे, एसिड प्लस मेटल तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन निकलेगी, प्रेसिपिटेशन होता ही नहीं है, सोलुबल कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, तो सुटेबल आंसर इज 1 and 2। अमोनिया इज मेड बाय रिवर्सेबल रिएक्शन -92 एक्सोथर्मिक हेबर प्रोसेस है ये। अ केमिस्ट इन्वेस्टिगेट हाउ द परसेंटेज ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम चेंजेस विद प्रेशर। अरे भाई यहाँ पर 4 मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड पर कितने मोल्स हैं 4 मोल, प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल, प्रेशर बढ़ाओगे तो अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट बोथ एट 250 एंड 350 डिग्री सेल्सियस। एक्सोथर्मिक चेंज है, याद रखना जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे अमोनिया की यील्ड कम हो जाएगी। विच ग्राफ शोज द केमिस्ट रिजल्ट्स। जी भैया क्वेश्चन नंबर 25 की बात हो रही है। अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, देखो जितनी टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी यील्ड कम होगी, इसकी यील्ड कम होगी, तो ऑप्शन है तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि 350 पर यील्ड ज़्यादा दिखा रहा है, यहाँ पर यील्ड COD में तो यील्ड कम हो रही है, वैसे ही चलो भागो यहाँ से। तो करेक्ट आंसर क्या बचा आपके पास बी। क्यों बी बचा भाई, 250 के ऊपर यील्ड भी ज़्यादा है और 350 पर यील्ड कम है, ख़त्म हो गई बात। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी होगा टेम्परेचर बढ़ाने से हीट लॉस ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट कम मिलेगी, प्रोडक्ट कम मिलेगी, याद रख लो बात। एक्सोथर्मिक चेंज है, वो क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ अमोनिया चेंजेस विद प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे यील्ड बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे यील्ड बढ़ेगी, तो उसके लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो 250 पर ज़्यादा यील्ड मिलेगी एज कम्पेयर टू 350। एट 250 डिग्री सेल्सियस वी विल हैव मोर यील्ड एज कम्पेयर टू 350 बिकॉज द नेचर ऑफ एक्सोथर्मिक। क्लियर। सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज डिजोल्व इन वाटर टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड। कभी भी सल्फर डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाती। मेमोराइज योर कॉन्टैक्ट प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, इट इज फाइनल प्रोडक्ट। द कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट की फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं होती, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। It is not the final product. The final product is sulfuric acid. It is used as a food preservative. Yes. It turns aqueous potassium iodide brown. No. The correct answer is C. The correct answer is sulfur dioxide is food preserve. 26C. Common sense. 27. अब बहुत ही आसान. Very simple. Which two later reprint that can react together? Covalent compound non-metals बनाते हैं. तो क्या होगा इसका सही आंसर 27 का, कहाँ है नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटल ग्रुप 6 ग्रुप 7। नाउ 28। कुछ सवाल देखो एक एक सेकंड में हो रहे हैं, कुछ टाइम ले रहे हैं, तो ये इस पेपर की खूबसूरती है। विच स्टेटमेंट अबाउट सम ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। द एलिमेंट जर्मेनियम इन ग्रुप 4 हैज लेस मेटेलिक, ये स्टेटमेंट ठीक है। एलिमेंट्स इन ग्रुप 5 फॉर्म 9 विद चार्ज प्लस 5 नहीं होता, 5 माइनस होता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप रिएक्ट इन अ सिमिलर वे बिकॉज दे ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। बट इन ऑप्शन सी इट इज सेइंग ऑल, जिसकी याद है दिस ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन दिस नेम एज दे इजीली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, टोटल रॉन्ग। ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग वेरिएबल वैलेंसी, variable valency, that is why they are transition. So the correct option is A. 29. These elements are about the, these statements are about the halogen. All halogens are non-metallic diatomic molecule. बिल्कुल ठीक statement है। Halogens are non-metal diatomic, F2, Cl2, bromine 2, I2। समझ में आ रही है बात। Chlorine displaces both bromine and iodine from aqueous solution of their salt. Correct statement, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट। द हेलोजन एटम बिकम मोर रिएक्टिव ऑन, रिएक्टिव नहीं होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, तो अभी आपको बता दिया था। तो फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज बी 30। विच टू स्टेटमेंट इंडिकेट द मेटल एम में हैव अ प्रोटॉन नंबर बिटवीन 21 एंड 23। 21 एंड 23 सोचो, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी,
मेटल है ये, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। विच टू स्टेटमेंट्स इंडिकेट दैट मेटल एम में हैव अ प्रोटॉन नंबर बिटवीन, अच्छा देख लेते हैं। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म्स टू बेसिक ऑक्साइड विथ फार्मूला MO एंड M2O3, इट फॉर्म टू। देखो 21 एंड 23 से अगर आप पीरियोडिक टेबल जिसने भी सही तरह पढ़ी हो, टॉपिक है पीरियोडिक टेबल एंड प्रोटॉन नंबर बिटवीन 21 एंड 30 क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। स्कैंडियम से स्टार्ट है, पीरियोडिक टेबल आपके पास गिवन होगी। ये कौन से मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है, यहां पर M की वैलेंसी है +2 और यहां पर M की वैलेंसी है +3। और जो भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो कलर्ड सल्फेट बनाते हैं। तो ऑप्शन बचा आपके पास 3 एंड 4। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, पानी से रिएक्ट नहीं करते लेकिन कंडक्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। 1 एंड 2 भी तो सही है भाई। विच टू स्टेटमेंट इंडिकेट द मेटल में हैव अ प्रोटॉन नंबर, में हैव अ प्रोटॉन नंबर, यस। तो जो सबसे सूटेबल आंसर बन रहा है वो 3 एंड 4 बन रहा है, 3 एंड 4 बन रहा है, क्योंकि मेटल तो दूसरे भी कंडक्ट करते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 के मेटल भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारे मेटल वहां से पानी से रिएक्ट भी नहीं करते। तो मोस्ट सूटेबल आंसर इज D 3 एंड 4, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 31, द टेबल गिव्स प्रॉपर्टीज ऑफ 4 मेटल्स P, Q और R and S, ठीक है। तो देखो भाई P की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलिसिस से होगा, तो ये तो भाई ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का मेटल है, और ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं बहुत फास्ट। तो ये रिएक्शन वैसे गलत हो गया। हीटिंग ऑक्साइड विथ कार्बन से ही रिड्यूस हो रहा है, स्टीम के साथ भी रिएक्ट स्लोली, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि जो कार्बन से रिएक्ट करते हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। आर इलेक्ट्रोलिसिस ओनली रिएक्ट्स रैपिडली विद स्टीम, रिएक्ट्स रैपिडली विद एसिड, तो आर भी नहीं लग रहा मुझे, तो 31 का आर। एस भी देख लो, हीटिंग ऑक्साइड विद कार्बन, पानी के साथ कोई रिएक्ट नहीं है, एसिड के साथ कोई रिएक्ट नहीं है, कॉपर है भाई, तो एस कुड बी कॉपर, द करेक्ट आंसर इज डी। आर कुड बी जिंक, जिंक नहीं हो सकता, जिंक जो है ना रिएक्ट करता है, रैपिडली रिएक्ट नहीं करता, स्लोली रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और रिएक्ट रैपिडली विद स्टीम, इसके साथ भी इसका स्लो रिएक्शन होता है। तो इसका सही आंसर क्या बन रहा है आपके पास 31 का डी, और कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग और आपकी मेमोराइजिंग के बाद 32, विच स्टेटमेंट अबाउट एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स आर करेक्ट। 32, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस डिसॉल्व इन क्रायोलाइट, ठीक है इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। सिल्वर इज डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट बिकॉज इट्स ऑफ इट्स लो रिएक्टिविटी, बिल्कुल गलत आंसर है। 32, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर भी। सिल्वर गलत है भाई, सिल्वर आसानी से हो जाता है एक्सट्रैक्ट, कोई मसला ही नहीं है, बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल है, तो बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट होता है। नंबर 33, विच स्टेटमेंट अबाउट द कोरोजन ऑफ आयरन आर करेक्ट। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक, बिल्कुल ठीक बात है, प्लेटिंग कर दो। कोरोजन ओनली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर, बिल्कुल सही है, खाली एयर होगी तो भी कोरोड नहीं होगा, खाली वाटर होगा तो भी कोरोड नहीं होगा, दोनों को होना चाहिए। बोथ आर नेसेसरी फैक्टर फॉर कोरोजन, बोथ आयरन एंड वाटर। रस्ट इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन, वी कैन से दैट, यस रस्ट इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देन अलॉय नहीं है, रस्ट अलाउ ही नहीं है, रस्ट जो है अलाउ ही नहीं है, मुझसे मिस्टेक हो, रस्ट जो है रस्ट एक कंपाउंड है, वाइल अलाउ इज अ मिक्सचर। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन अकर्स व्हेन आयरन इज कनेक्टेड टू अ लेस रिएक्टिव मेटल, नहीं जनाब, आयरन को मोर रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट करना पड़ेगा। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मीन्स व्हेन आयरन इज कनेक्टेड टू अ मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन,
So correct answer is A. 1 and 2 is the correct option. Clear? बाकी नहीं है. Alloy is compound, not alloy is a mixture. While iron and oxygen makes compound. Formula is rusted iron Fe2O3. Ferric 3 oxide. It is ferric 3 oxide. Why it is ferric 3 oxide? Charge of oxygen -6. So charge of 2 ferric +6. तो 1 ferric का कितना हो गया? +3. That is why it is called iron 3 oxide. 34. In extraction of iron, in extraction of aluminium from aluminium oxide, the following 3 reaction take place. Aluminium 34. एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा. एल्युमिनियम द फॉलोइंग 3 रिएक्शन टेक प्लेस. ऑक्सीजन वाला तो सही है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये भी एनोड पर होगा. एल्युमिनियम इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड, द फॉलोइंग 3 रिएक्शन. देखो यार, ये ऑक्सीजन जाएगी एनोड पर. किधर जाएगी? ये बिल्कुल सही रिएक्शन है. एनोड इज मेड बाय कार्बन, तो कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड में. ये इक्वेशन पे गलत है. एल्युमिनियम +3. एक चीज़ ये देख लेते हैं, Al2O3 ब्रेक होएगा तो क्या बनाएगा? 2 एल्युमिनियम +3 ऑक्सीजन. अब इसको बैलेंस करो इक्वेशन को, तो यहाँ आ जाएगा 2 एल्युमिनियम और यहाँ पर आ जाएगा 4 एल्युमिनियम. कितना? अब 4 एल्युमिनियम जाएगा, 4 एल्युमिनियम, ये इक्वेशन बनेगी. तो एल्युमिनियम गोज टू कैथोड +3 इलेक्ट्रॉन. कितने एल्युमिनियम जाएंगे? 4 एल्युमिनियम. तो ये कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको? 4 एल्युमिनियम को 12 इलेक्ट्रॉन. कितना? तो जाकर ये एल्युमिनियम. तो ये इक्वेशन इसलिए गलत है. कम से कम भी 4. ठीक है, 2 to the 4 2 to 3. ठीक है भाई, तो ये बात गलत हो जाती है. 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ऑक्सीजन, तो वहाँ पर देखो 3 4 12, 3 4 का रेशो आ रहा है. ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन. तो 4 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे ना वहाँ पर. तो कितने आपके पास एल्युमिनियम होने चाहिए? 4 एल्युमिनियम होने चाहिए. दैट इज वाई इक्वेशन 1 इज रॉन्ग. द करेक्ट ऑप्शन इज 2 and 3. समझो बात को. यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड बाय एल्युमिनियम, बट एल्युमिनियम नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन. तो 3 4 12. वी नीड टोटल 4 एल्युमिनियम to complete the circuit. So we need 12 electron altogether. That is why option 2 and 3 is correct. Now question number 35. Which statements are correct? Chlorine is used to remove unpleasant taste from drinking water. Wrong. Chlorine bacteria kill करती है. Desalination can be achieved using distillation. ये भी wrong option है. ये भी, एक मिनट, डिसैलिनेशन कैन बी अचीव बाय यूजिंग डिस्टिलेशन. हाँ बिल्कुल ठीक है. डिसैलिनेशन मतलब नमक खत्म कर दो, डिस्टिलेशन पानी निकल जाएगा. बिल्कुल ठीक. द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट इन रिवर एंड सॉइल इनकरेजेस प्लांट ग्रोथ. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है. बिल्कुल. तो 2 and 3 आर करेक्ट ऑप्शन. देखो ना, डिस्टिलेशन से आपको प्योर वाटर मिल जाएगा, नमक कंटेनर में ही रह जाएगा. डिसैलिनेशन, वाटर एवापोरेट, और उसको फिर आप वापस लिक्विड फॉर्म में ले आओगे. फिर द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट इन वाटर एंड सॉइल इनकरेजेस द प्लांट ग्रोथ. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है अगर किसी ने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ठीक तरीके से पढ़ी हो. 2 आइसोमर्स आर शोन. ये ब्यूटेन है और ये डाइमिथाइल ब्यूटेन है. 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. अब आपकी नेमिंग ए लेवल में पढ़ोगे. विच स्टेटमेंट अबाउट दीज आइसोमर्स आर करेक्ट? 36. They have the same empirical formula. Correct. They have different molecular formula. Wrong. They are members of same homologous series. दोनों अल्केन है. बिल्कुल सही. करेक्ट आंसर इज 1 and 3. दोनों अल्केन है. अल्केन क्यों है? ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड. सेम एम्पेरिकल फार्मूला एंड सेम मोलिकुलर फार्मूला. तो यहाँ पर तो वो डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला बोल रहा है. दैट इज वाई रॉन्ग ऑप्शन. 37. X. A hydrocarbon compound has a molecular formula CXHY.
Q reacts with halogen to form a single product with molecular formula CXHY+2. अच्छा, which statement about Q is correct? Q does not burn in air. भाई Q नहीं होगा एयर में बर्न, रॉन्ग ऑप्शन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इस फार्मूले से पता नहीं लग सकता कि सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, क्योंकि हमें सिंगल और डबल बॉन्ड का नहीं पता, नंबर भी नहीं पता। Q reacts with bromine to form a single product with molecular formula. अच्छा, हमें पता ही नहीं है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है कि आयोडीन है, तो ये भी नहीं लग सकता। Q reacts with steam यानी कि to form a single product with the molecular formula CXHY+2O, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। क्यों ठीक ऑप्शन है? देखो उसका ओरिजिनल फार्मूला क्या था, CXHY। अब उसने जब हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, Q रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला CXHY+2। Y+2 हाइड्रोजन बढ़ गया, यानी कि हाइड्रोजन बढ़ गया। अब जब Q रिएक्ट विद स्टीम, इसने पानी से रिएक्ट किया तो सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा ना, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है इसका? डी। और कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा इसके, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसमें क्या था क्या नहीं था। और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर ज्यादातर बर्न होते हैं, तो ऑप्शन ए वैसे ही गलत हो गया। 38 विच स्ट्रक्चरल फॉर्म अल्कोहल, अल्कोहल में OH होता है भाई, यही है। अच्छा, ये देखो अल्कोहल नहीं है, COOH है। ये क्या है? दिस इज COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज ओनली ऑक्सीजन। अल्कोहल हो ही नहीं सकता। दिस इज ओनली ऑक्सीजन, तो अल्कोहल इज बी। अल्कोहल इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 39। Which statement about carboxylic acid is correct? They are prepared by oxidation of alcohol. Oxidation of alkanes? नहीं भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन से तो अगर कंबस्शन कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दे डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, बिल्कुल भी नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड का डिकलराइज। दे रिएक्ट विथ, यार बिल्कुल सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं एस्टर बनता है, तो इसका सी हो गया। दे रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट, हाइड्रोजन एंड वाटर। कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएंगे। द करेक्ट आंसर इज सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, P is a polymer that has 6 carbon atom in each of the monomer from which it is formed. It is not a polyester, is formed using condensation polymerization. पार्शियल स्ट्रक्चर देखो, पॉलीएस्टर नहीं है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन किसमें? 4 और एक 5 और एक 6, 12 कार्बन। तो इसका सही आंसर क्या बन रहा है? 4, 5, 6 और 6 कार्बन। देखो 6 कार्बन इधर है और 4, 5, 6 कार्बन इधर है। तो करेक्ट आंसर बन रहा है। और ये अमाइड लिंकेज है। ये कौन सी लिंकेज है? अमाइड लिंकेज। तुम्हारे पास चॉइस थी बी और सी में, अब सी क्यों नहीं है? सी में कार्बन ज़्यादा हो रहे हैं। सी में कार्बन 7 कार्बन हो रहे हैं, 6 और 1 7। आपको रखना है 6 कार्बन, तो करेक्ट आंसर इज सी। तो पेपर इज फिनिश्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम वेरी होपफुल और कि आप लोगों को समझ में आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी इफाका हुआ होगा। तो आई एम नोमान सिद्दीकी, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 0333 और मेरा नंबर भी यही है, सिम नंबर 27409887। कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी समझना हो, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। 16 घंटे 16/24 आवर मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। और उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। थैंक यू सो वेरी मच।